नमस्कार मित्रों, आनंद स्टडी हब में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। कल के सेशन का हमारा जो टॉपिक था वो था रिमाइंडर थ्योरम। उसी में आज हम अपना आगे प्रोसीड करते हैं। कल हम लोगों ने एग्जाम्पल के माध्यम से 2-3-4 एग्जाम्पल के माध्यम से उसके थोड़े छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो थे उन्हें समझने का प्रयास किया था। आज उसके आगे हम लोग देखते हैं और उसमें से मेरे व्यूअर्स का एक क्वेश्चन था कि जो निगेटिव रिमाइंडर होता है वो होता क्या है और इसका यूज क्या है। क्या कोई रिमाइंडर निगेटिव हो सकता है, यानी कोई शेषफल क्या निगेटिव हो सकता है या नहीं। चलिए मैं इसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो उसे हम लिख सकते हैं, टेक्निकली तो लिख सकते हैं, पर फाइनली जब भी रिमाइंडर हम निकालेंगे तो फाइनली हम उसे पॉजिटिव ही लेंगे, निगेटिव रिमाइंडर नहीं लेंगे। चलिए ठीक है, कल का हमारा जो क्वेश्चन था हम लोगों ने यहीं पे अपने सेशन को समाप्त किया था कि मान लीजिए कोई संख्या x है, उसको m से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर मुझे r मिलता है। अगर ये संख्या 2x हो जाए, अगर हम इसे m से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर मुझे 2r मिलता है। इसी पे मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के माध्यम से एक क्वेश्चन लेके मैं समझा रहा था कि ऐसे कंडीशन में अगर मुझे भाजक ज्ञात करना हो, तो क्या करते हैं। मान लीजिए कोई संख्या x है, ओके, और इसमें हम किसी m से डिवाइड करते हैं तो मुझे यहाँ पे शेषफल क्या मिल रहा है, 20। ठीक, अगर यही संख्या 2x हो गई और मैं इसे m से डिवाइड करता हूँ तो मुझे शेषफल क्या मिल रहा है, 9। अब मुझे m का मान निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं। देखिए, हमने आपको क्या बताया कि अगर कोई संख्या x है उसे m से मैं डिवाइड करता हूँ तो शेषफल मुझे r मिलता है, यानी मुझे यहाँ शेषफल क्या मिला, 20 मिला। लेकिन अगर उसी संख्या का दुगना कर दिया जाए, यानी 2x हो जाए और हम उसे m से डिवाइड करें तो शेषफल मुझे 2r मिलना चाहिए, यानी यहाँ 9 के जगह पे हमको क्या मिलना चाहिए, 40 मिलना चाहिए। ठीक, लेकिन मैंने आपको बताया था कि किसी किसी कंडीशन में ये जो 2r होता है ये m से बड़ा हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते थे कि 2r/m कर लेते थे, 2r/m कर लेते थे। एक बार भाग जाता था, उसके बाद जो शेषफल बचता था वो हम यहाँ लिख दिया करते थे। तो अगर अब मुझे यहाँ m की वैल्यू निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे। जैसे अगर यहाँ 20 है तो यहाँ शेषफल 40 होना चाहिए और यहाँ लिखा क्या है, 9 लिखा है, यानी 40 में किसी संख्या से भाग दिया गया है, उसके बाद शेषफल 9 बचा है। 40 में किसी संख्या से भाग देने के बाद शेषफल 9 बचा है। तो मान लीजिए 40 में से कौन सी संख्या घटा दी जाए कि शेषफल यानी 9 हो जाए, यानी 40 में किस संख्या से डिवाइड कर दिया जाए कि शेषफल 9 मिले। तो इसका मतलब है कि भाग एक ही बार जाना है। कंडीशन मैंने आपको बताया कि कभी कभी किसी कंडीशन में 2r की वैल्यू m से बड़ी हो जाती है। ऐसे कंडीशन में हम करते क्या है कि 2r में m से डिवाइड करते हैं और एक बार भाग जाता है, केवल एक बार। उसके बाद जो शेषफल बचता है उसे हम यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ कोई संख्या है और यहाँ शेषफल कंडीशन के हिसाब से 40 होना चाहिए था। यहाँ कोई ऐसी संख्या है जिससे 40 में भाग देने पर एक बार भाग जाने के बाद शेषफल 9 बच रहा है। तो निकालने के लिए मान लीजिए एक संख्या x है जिससे हमने भाग दिया, यानी यही जो m संख्या जो है m जिससे मैंने भाग दिया। अगर भाग दिया तो एक बार गया, एक बार भाग जाने के बाद मुझे शेषफल क्या मिल गया, 9 मिल गया। तो हम निकालेंगे कैसे इसे, या तो हम 40 में से 9 सीधा घटा देंगे तो जो संख्या होगी उसी से एक बार भाग इसमें जाएगा और उसके बाद जो शेष बचेगा वही हमारा शेषफल हो जाएगा। अगर ना समझ में आया हो तो एक बार फिर से आप लोग देखिए। मैंने आप लोगों को कल बताया था कि कोई संख्या x है, उसमें अगर m से भाग देते हैं तो मुझे रिमाइंडर r मिलता है। अगर उसी संख्या का दुगना कर दिया जाए और m से भाग दें तो मुझे रिमाइंडर 2r मिलता है। इसी कंडीशन पे हम एक क्वेश्चन लिए थे और इसमें भाजक यानी m की वैल्यू ज्ञात करने के लिए तो मैंने क्या किया, x/m किया, शेषफल मुझे 20 मिला। 2x/m किया, शेषफल मुझे 9 मिला। जबकि इस कंडीशन के हिसाब से 2r हो जाना चाहिए था, यानी 20 के बाद 40 हो जाना चाहिए था। अब यहाँ 40 ना होके 9 लिखा हुआ है। तो हमने आपको बताया कि कभी कभी 2r की वैल्यू m से बड़ी हो जाती है। ऐसे कंडीशन में मुझे m से 2r में एक बार भाग करना पड़ता, एक बार केवल। तो वो कौन सी संख्या है जिससे 40 में एक बार भाग कर दिया जाए उसके बाद शेषफल 9 बचे।
तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि वो संख्या मान लीजिए m है, m से एक बार गया तो 40 माइनस m बराबर x एक बार भाग किया, सॉरी 40 m से एक बार मैंने 40 में क्या किया, भाग किया। तो 40 से जब 40 में m से मैंने एक बार भाग किया, उसके बाद हमको अगर शेषफल 9 मिल रहा है तो ऐसे कंडीशन में वो कौन सी संख्या होगी। तो संख्या चूंकि मैं यहाँ आपको निकाल के बता दिया 31 होगा। जब आप 40 से 31 से 40 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 31 51 31। तो अब शेषफल यहाँ क्या बचेगा, 40 में से 9 घटा दिए, 31 निकल के आ गया ना। तो मुझे ऐसे कंडीशन में करना क्या है कि करना कुछ नहीं है, ये भाजक ज्ञात करने के लिए इस कंडीशन के हिसाब से जो शेषफल बनता हो उसमें से जो दिया हो उसे घटा देंगे। सिंपल सी बात है, एक बार आप लोग फाइनली देख लीजिए। कई सारे लोग यहाँ बैठे हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ही ईजी वे में मैं बता रहा हूँ, लेकिन चलिए ठीक है, नया है, कॉन्सेप्ट पकड़ने में देरी लग रही होगी आप लोगों को। किसी संख्या m से मैंने भाग दिया तो मुझे रिमाइंडर 20 मिला। मैं यहाँ आपको बताया हूँ कि अगर उसी संख्या का दुगना कर दिया जाए और भाजक वही रहे तो यहाँ मुझे शेषफल उसका दुगना मिलना चाहिए, पहले वाले का 40 मिलना चाहिए, जबकि 9 मिल रहा है। तो भाजक ज्ञात करने के लिए 40 में से 9 घटा देंगे, जो उत्तर आएगा वही उत्तर हो जाएगा। यानी m की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 31। चलिए ठीक है, ये कल का क्वेश्चन था इसलिए हम लोग इस पर चर्चा किए। अब आगे देखते हैं। अगर किसी को, मेरे किसी व्यूअर्स को ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग प्लीज़ कमेंट के माध्यम से बता देंगे। ये शेषफल परिमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एसएससी में 2011 में शेषफल परिमेय को जोड़ा गया सिलेबस में, उसके पहले शेषफल परिमेय सिलेबस में नहीं था। जब 2011 में जोड़ा गया तो जब भी किसी टॉपिक को किसी एग्ज़ाम के सिलेबस में ऐड किया जाता है तो बस उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ही पूछते हैं। तो पहले जब क्वेश्चन पूछा जाता था एसएससी में वो बहुत ही इजी पूछा जाता था, लेकिन हुआ क्या, धीरे धीरे टॉपिक का विस्तार होता गया, भाषाएं बदलती गईं, अब क्वेश्चन थोड़ा उससे अलग पूछा जाने लगा। तो ये आप करंट का टॉपिक, जैसे शेषफल परिमेय में करंट में क्या क्या पूछा जाता है, उस बेस पे मैंने आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश की थी। हमारे एक व्यूअर्स हैं और यहाँ वो पढ़ते भी हैं बैठ के हमारे क्लास में, उन्होंने एक क्वेश्चन किया कि ये नेगेटिव रिमाइंडर होता क्या है, क्या कोई रिमाइंडर नेगेटिव हो सकता है। देखिए टेक्निकली तो आप रिमाइंडर को नेगेटिव में लिख सकते हैं, लेकिन फाइनली आप उसे पॉजिटिव में ही लिखेंगे। चलिए आज इसी कॉन्सेप्ट को हम समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है x, उसे अगर किसी संख्या m से भाग दिया जाए तो या तो इसका रिमाइंडर माइनस में हो सकता है या तो प्लस में। ये हो गया कंडीशन। अब ये होता कैसे है इसे एग्जाम्पल से समझिए। जैसे कोई संख्या है 5, अगर आप इसे 3 से भाग करें तो अगर आप एक बार भाग देंगे 5 को 3 से भाग करेंगे तो 3 एकम 3, शेषफल आपका क्या मिला 2। ये पॉजिटिव शेषफल आपको क्या मिल गया 2। दूसरी बार हम क्या करते हैं, 3 का कोई ऐसा गुणज लेते हैं जो 5 के करीब हो। तो 3 दूने 6, 6 5 के बहुत ही करीब है। तो 5 माइनस 6 कितना आया -1। तो शेषफल हम -1 भी लिख सकते हैं। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए कोई संख्या 7, इसको हम 5 से डिवाइड करें, इसके 2 शेषफल होंगे, एक तो +2 होगा, एक तो -3 होगा। समझ में आया कैसे? जैसे देखिए 7 लिखें, यहाँ 5 से भाग दें, 5 एकम 5, 2 निकल के आया, ये +2 हो गया। अब 5 का कोई ऐसा गुणज जो 7 के करीब में हो, तो हम 5 का दूसरा गुणज अगर 10 ले लें तो 7 - 10 करेंगे तो मुझे क्या निकल के आएगा -3। ठीक, चलिए तीसरा एक एग्जाम्पल और लेते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 17 को अगर हम 4 से भाग दें, ठीक, तो इसके 2 रिमाइंडर निकल के आएंगे। कौन कौन से? 4 चौक 16, 1 17, एक तो +1 निकल के आएगा, और 4 पंचे 20, 1 -3 निकल के आएगा। ठीक, चलिए एक अगला एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है 21, इसे हम 5 से भाग करें तो इसके 2 रिमाइंडर कौन कौन से होंगे? एक तो होगा +1, 5 चौक 20 और 1 21। दूसरा क्या होगा -4, 50 25 और 21 में से 25 गए -4।
एक तीसरा एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 49, 49 को हम भाग करते हैं 5 से। इसका एक पॉजिटिव शेषफल जो होगा वो क्या होगा 4, 5 9 45 और 4 49। निगेटिव शेषफल क्या होगा -1, 5 दाम में 50, 49 -1। ठीक, चलिए एक अगला एग्जाम्पल लेते हैं 67, इसे हम भाग करते हैं 7 से। ठीक, अब 7 से जब भाग करेंगे तो कितना निकल के आएगा, एक तो आ जाएगा +4 यानी 9 7 63 और 4 67, और एक इसका हो जाएगा 67 के करीब में क्या निकल के आएगा 70, 67 - 70 बराबर -3। एक अगला एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए एक संख्या मैंने ले लिया 94 और इसे डिवाइड किया 5 से, तो इसका एक तो निकल के आ गया +4, दूसरा क्या निकल के आएगा -1। मेरे प्यारे व्यूअर्स या मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग ये देख रहे हैं कि किसी भी संख्या का रिमाइंडर या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव टेक्निकली हम ले सकते हैं, लेकिन जब भी आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि रिमाइंडर क्या निगेटिव हो सकता है या नहीं, तो जब हम फाइनली कोई रिमाइंडर लिखते हैं तो उसे निगेटिव में नहीं लिखेंगे, उसे किस में लिखेंगे, सदैव पॉजिटिव में ही लिखेंगे। कैसे, आज हम लोग देखते हैं आगे। चलिए ठीक है। जैसे आपको कोई संख्या दे दिया जाए 76 से में आपसे कहा जाए कि आप 6 से भाग करें, तो इसके 2 रिमाइंडर निकल के आएंगे। कौन कौन से, 12 छक 72, 4 76, एक तो +4 निकल के आ गया। ठीक, उसके बाद में 13 छक 78 -2 निकल के आ गया। ठीक, आप बेसिक है इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि किसी भी संख्या के 2 रिमाइंडर निकल के आएंगे, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव। हम अपनी सुविधा अनुसार क्वेश्चन के कंडीशन को देख के कैलकुलेशन जल्दी से जल्दी हो सके, अगर उस क्वेश्चन में मुझे पॉजिटिव रिमाइंडर लेने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं पॉजिटिव रिमाइंडर लूँगा, निगेटिव रिमाइंडर लेने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं निगेटिव रिमाइंडर लूँगा। आगे हम लोग अभी देखते हैं कि हाँ इसका ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ता है। दूसरी कंडीशन आपको मैं ये बता रहा हूँ मेरे प्यारे व्यूअर्स, जो रिमाइंडर है अगर उसको जोड़ दिया जाए चिन्ह को ध्यान से हटाते हुए, तो मुझे सदैव ये हर प्राप्त होगा। 4 और 2 6। एक अगला एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए मैंने ले लिया 57 को मैं 4 से भाग दिया। ओके, अब 4 से भाग देने पर 14 चौक के 56 +1 रिमाइंडर हुआ, 15 चौक के 60 -3 रिमाइंडर हुआ। अगर इसको और इसको जोड़ दिया जाए तो 4 प्राप्त हो जाता। ठीक, चलिए एक अगला एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए मैंने ले लिया 113 और भाग करना है मुझे 5 से। ठीक, तो इसका एक रिमाइंडर +3 होगा, दूसरा क्या होगा -2 होगा। ठीक, और अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो मुझे 5 मिलेगा। ठीक, ये है बेसिक कॉन्सेप्ट। अभी इसका आगे क्या है, यूज है। अभी मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन के माध्यम से लेके बताता हूँ। जब एसएससी में 2011 में ये रिमाइंडर थ्योरम ऐड किया गया तो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते थे। जैसे मान लीजिए एक संख्या है 36 गुणे 15/6। आपसे पूछा जाए इसका रिमाइंडर कितना होगा। ठीक, 1 मिनट, गुणे 7 कर लीजिए, मतलब भागे 7। इसका रिमाइंडर कितना होगा, तो 7 × 5 = 35, -1 रिमाइंडर हो गया। ठीक, 7 × 6 = 42, तो -6 रिमाइंडर होगा, सॉरी +1 -6 सॉरी। यहाँ से 2 रिमाइंडर निकल के आए, 7 दूना 14 +1 निकल के आया, 7 × 21 -6 निकल के आया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसका रिमाइंडर क्या होगा, तो आप एक बार +1 को लेंगे और गुणा कर देंगे तो क्या निकल के आएगा 1। ठीक, अगर आप माइनस और माइनस को ले लें तो गुणा करेंगे तो क्या निकल के आएगा, माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा प्लस, और 6 का गुणा क्या हो जाएगा 36। 7 से डिवाइड कर देंगे चूँकि 36
7 से बहुत ज़्यादा बड़ा है और कभी भी भाग देने वाली संख्या से रिमाइंडर बड़ा नहीं हो सकता है। तो 7 पंचे 35, यहाँ भी एक निकल के आ गया। ठीक, चाहे आप एक बार प्लस ले लीजिए, एक बार माइनस ले लीजिए, तब भी रिमाइंडर वही निकल के आएगा। कैसे? +1 -6 गुणा करेंगे तो -6 निकल के आएगा। मैंने आपको बताया था कि कभी भी रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होगा। ऐसे कंडीशन में आप भाग देने वाली संख्या को इसमें जोड़ देंगे तब भी +1 निकल के आएगा। आप चाहे इसको नेगेटिव ले लें और दूसरे वाले के को पॉजिटिव ले लें तब भी रिमाइंडर वही निकल के आएगा, क्योंकि -6 × 1 बराबर -6 और कभी भी रिमाइंडर नेगेटिव में नहीं होता, इसलिए भाग देने वाली संख्या को इसमें जोड़ देंगे तब भी 1 निकल के आया। ये है बेसिक कॉन्सेप्ट। और ये एसएससी की स्टार्टिंग, जब ये रिमाइंडर थ्योरम को इसमें ऐड किया गया था तब स्टार्टिंग में ऐसे क्वेश्चन एसएससी में पूछे जाया करते थे। चलिए मैं आपको और एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 38 + 57 और भाग करना आपको 6 से। ठीक, इसके अब मैंने आपको बताई प्रत्येक संख्या के 2 रिमाइंडर होंगे, आप ऐसे बना लीजिए फटाफट। 38 का जो पहला पॉजिटिव रिमाइंडर होगा क्या होगा? +2 और नेगेटिव क्या होगा? -4। ठीक, 57 का +1, 1 मिनट, +3 और -3। अब आपसे पूछा जाए कि इसका शेषफल क्या निकल के आएगा, तो 2 कंडीशन आपके पास है। एक बार दोनों पॉजिटिव वाले को लेके जोड़ दीजिए, क्या निकल के आया? 5। अगर बीच में प्लस का निशान है तो रिमाइंडर भी जुड़ेगा ही। ठीक, अगर बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो रिमाइंडर क्या है? मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर बीच में नेगेटिव है तो रिमाइंडर आपस में घट जाएंगे। आपको ये बेसिक ध्यान में रखना है। ठीक, तो करते क्या हैं कि एक बार दोनों प्लस ले लिए तो रिमाइंडर मुझे क्या मिल गया? 5। चलिए एक बार दोनों नेगेटिव ले लीजिए। ठीक, तो 3 2 5। एक बार आप एक नेगेटिव या एक पॉजिटिव ले लीजिए, एक बार आप एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ले लिए, रिमाइंडर आपको वही मिलेगा। 6 36 6 7 42 और -4, 6 7 42, 42 में से 38 गए 4। ठीक, ये -4 ही होगा। चलिए एक बार आप पॉजिटिव लेके देख लिए, +3 और +2 बराबर क्या मिल गया आपको? 5। अब एक बार आप एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ले लीजिए, तो दोनों को जब जोड़ेंगे +2 और -3 तो आपको निकल के आएगा -1। आप जानते हैं कि रिमाइंडर नेगेटिव में लिख नहीं सकते, टेक्निकली हम ले सकते हैं, तो इसमें +6 जोड़ देंगे तो निकल के आ गया 5। और अभी हमने एक बार जब दोनों को पॉजिटिव लिया तब भी यही निकल के आया, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव लिया तब भी यही निकल के आया। ठीक, चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। इसी एग्जाम्पल में हम बीच में माइनस कर लें, उसके बाद आपसे पूछा जाए कि इसका रिमाइंडर कितना होगा। अभी हमने आपको बताया इसके 2 रिमाइंडर निकलेंगे, एक तो +2 निकल गया, एक -4 निकल गया और इसका एक क्या निकल गया? एक 14 चौके 56 +1 निकल गया और इसका क्या निकल गया? +3 निकल गया। 1 मिनट मेरे भाई। 57 में आप 6 से डिवाइड कर लीजिए, क्या निकल के आएगा? 3 निकल के आएगा। 9 6 54, 3 57। तो एक यहाँ +3 निकल के आ गया और एक यहाँ -3 निकल के आ गया। बस ये चीज़ ध्यान में रखना था। अब आपसे पूछा जाए कि इसका रिमाइंडर क्या होगा, तो एक बार +2 ले लीजिए, मतलब दोनों को प्लस वाले को ले लीजिए, फिर निकालिए। तो +2 बीच में माइनस लगा है, -3 बराबर -1। रिमाइंडर कभी माइनस में होगा नहीं, इसलिए जिससे भाग देते हैं उसको इसमें जोड़ दीजिए, बराबर क्या निकल के आ गया? 5। ठीक, अब आपको लेना हो तो एक बार आप माइनस वाले को ले लीजिए, एक प्लस और एक माइनस ले लीजिए। तो +2 एक बार ले लिए, एक बार माइनस लगा है, -3 लिए तो -3। ठीक, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 5 निकल के आ गया। ठीक, तो ये एसएससी के स्टार्टिंग 2011-12 में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे। ओके, अब हम थोड़ा सा इसमें और टफ लेवल की तरफ चलते हैं। रिमाइंडर थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी लंबा है और इसे हम 2-3 वीडियो में ही देखेंगे, क्योंकि अब ये एसएससी में अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है।
प्री और मेंस दोनों में, मेंस में तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। चलिए, आपको मैंने बताया था क्रम गुणित यानी फैक्टोरियल। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को फैक्टोरियल के बारे में बताया था कि इसे दो सिंबल या तो ऐसे डिनोट कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि फैक्टोरियल 1 का मान क्या होता, तो मैंने आपको बताया था फैक्टोरियल 1 इज ऑलवेज 1, सदैव 1 होता है। एंड फैक्टोरियल 2 इज ऑलवेज 2, ये सदैव 2 होता है। फैक्टोरियल 3 का मान क्या होगा? फैक्टोरियल 3 का मान क्या होगा? 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर 6। फैक्टोरियल 4 का मान क्या होगा? 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर 24। ऐसे अगर फैक्टोरियल 5 पूछ लिया जाए तो अब चूँकि 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 लिखना ही है, तो हम इसे फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्यों ना पुट कर दें यहाँ, ये 24 कर दिए तो मुझे क्या मिल गया? 120। ठीक, ऐसे ही आगे हम निकालते रहेंगे। जैसे फैक्टोरियल 6 का मान पूछ लिया जाए तो चूँकि 6 गुणे फैक्टोरियल 5 वाला पूरी वैल्यू लिखनी है, तो हम इसमें क्या करेंगे? 120 से गुणा कर देंगे, 720 आ गया। ठीक, फैक्टोरियल के क्वेश्चंस में हम किस प्रकार से शेषफल पर में के माध्यम से शेषफल ज्ञात करते हैं, चलिए आइए हम उसे देखते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 10 अपान 10, ओके, इसमें शेषफल क्या होगा? आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। फैक्टोरियल 1 का मान 1, 2 का मान 2, 3 का मान 6, 4 का मान 24, 5 का मान 120 और फिर आगे हम ऐसे लिखेंगे बटे 10। अब हम देख रहे हैं कि फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 पे आते आते हम ये पाते हैं कि 120 जो है 120 ये 10 से पूर्णतः क्या है? डिवाइड हो जा रहा है। तो उसके बाद जो भी फैक्टोरियल होंगे उनका शेषफल क्या होगा? 0 होगा। उसके पहले के जितने भी फैक्टोरियल हैं इनका शेषफल क्या होगा वो हम निकालते हैं। मैं आपको बताना चाह रहा था, ये एक चीज़ मैं ध्यान नहीं दिया, मुझे बीच में ही बताना था। जैसे सबसे छोटी वो कौन सी संख्या है जिसमें किसी संख्या से भाग दिया जा सकता है, तो वो है 0। 0 में जब हम 5 से भाग किए तो यहाँ लिखे 0, यहाँ लिखे 0, ठीक, और मुझे उत्तर क्या मिल गया? 0। शेषफल क्या मिला? 0। ठीक, 0 में अगर हम 6 से भाग कर दें, 6 गुणे 0 बराबर 0, 0। 0 में हम 7 से भाग कर दें, 7 गुणे 0 बराबर 0। 0 में हम 17 से भाग कर दें, 17 0 0। हम यहाँ ये देख रहे हैं कि सबसे छोटी वो कौन सी संख्या जो किसी भी संख्या से डिवाइड हो जाए तो वो है 0। अब आपसे पूछा जाए कि अगर 1 में 10 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? 1 में 10 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो 10 के सबसे पास वाली कौन सी संख्या है जो 10 से कट सकती है? वो है 0। ठीक, और 0 अगर 10 के पास वाली सबसे छोटी संख्या है जो 0 से कट सकती है, तो इसका शेषफल क्या निकल के आ गया? +1। और 0 के बाद कौन सी ऐसी संख्या जो 10 से कट सकती है? वो है 10। तो यहाँ शेषफल क्या निकल के आ गया? -9। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर से आप लोग इसे फिर से देखिए, वो कौन सी छोटी संख्या है जो किसी भी संख्या से डिवाइड हो सकती है? वो है 0। ये तो मैंने अभी आपको बता दिया। 0 को आप 5 से भाग करेंगे तभी आपको 0 मिलेगा, और 0 को आप 150 से भाग करेंगे तब भी आपको 0 मिलेगा। तो 0 एक ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या से डिवाइड हो जाती है। अब हम आपसे इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर किसी संख्या में 10 से भाग दिया जाए यानी 1 में, तो इसका शेषफल क्या निकल के आएगा? मैंने अभी आपको बताया था शेषफल निकालने का तरीका। जिस संख्या से भाग देते हैं उसमें जिस संख्या से भी हम भाग देते हैं उसका कौन सा गुणनखंड 1 के सबसे करीब में है? तो पहला तो 0 है। तो अगर पहला 0 1 के करीब में है तो शेषफल आपका 1 हो गया। दूसरा कौन सी संख्या है जो 10 से कट जाए और 1 के करीब में हो? तो वो है 10। 10 एकन्यम 10। तो जब यहाँ 10 एकन्यम 10 सबसे करीब में है तो इसका शेषफल -9 हो गया। किसी भी संख्या को किसी भी संख्या से भाग देने पर उसके 2 शेषफल टेक्निकली हो सकते हैं, एक तो पॉजिटिव एक तो निगेटिव, लेकिन लिखते समय फाइनली हम पॉजिटिव में ही लिखेंगे। ठीक, इसी प्रकार अगर किसी संख्या को 2 से भाग दिया जाए,
ठीक। तो इसका शेषफल क्या होगा, इसका 1 तो 2 हो जाएगा क्योंकि 0 के पास वाला है, और 1 -8 हो जाएगा। इसी प्रकार किसी संख्या को 10 से भाग दिया, यानी जैसे 3 है इसको 10 से भाग दिया जाए तो इसका शेषफल क्या होगा, एक तो 3 हो जाएगा, दूसरा -7 हो जाएगा। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम लोग इसमें ज्ञात करते हैं कि शेषफल क्या होगा। अब जैसे लिखा है, पहली संख्या क्या लिखी हुई है, पहली संख्या लिखी हुई 1 को 10 से भाग दिया गया, 2 शेषफल निकल के आए +1 -9, ठीक। 2 को 10 से भाग दिया गया, 2 शेषफल निकल के आए क्या, +2 -8। उसके बाद क्या लिखा हुआ 6 को 10 से भाग दिया गया, 2 शेषफल निकल के आए, एक तो 6 एक तो -4, ठीक। उसके बाद लिखा हुआ 24 को अगर 10 से भाग दिया गया तो 2 शेषफल निकल के आए, एक तो 4 एक तो -6। अब आगे 120 को जब आप 10 से भाग देंगे तो ये पूर्णतः कट जा रहा है। तो एक बार जब 0 आके पूर्णतः कट गया तो उसके आगे के जितने भी पद हैं वो 10 से पूरे डिवाइड हो जाएंगे। तो इसलिए इसके आगे के शेषफल का मान क्या हो जाएगा, 0। इसके आगे ही मुझे देखना है कि शेषफल क्या निकल के आएगा। तो एक बार मैं क्या करूँगा, पॉजिटिव शेषफल को लेके बताता हूँ इसका शेषफल क्या आएगा, एक बार नेगेटिव शेषफल को लेके बताता हूँ शेषफल क्या आएगा, या जिससे मुझे आसानी से हम सॉल्व कर ले जाएं हम उसे ले सकते हैं। जैसे 1 का शेषफल क्या निकल के आएगा, 1, 2 का क्या निकल के आएगा, 2, प्लस 6 का शेषफल 2 है, एक तो +6 एक तो -4, तो मैं यहाँ क्या ले रहा हूँ, -4 आसानी से हल करने के लिए। और 24 का हमने 2 शेषफल निकाला, एक तो +4 एक तो -6, इसको ले लिया +4, ठीक। ये और ये गए कट, शेषफल निकल के आ गया है 3, ठीक। चलिए ठीक है, इसके आगे हम फिर अगले लेक्चर में देखते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इससे काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन मेंस में पूछे जाते हैं। मेरा आप लोगों से एक बार फिर से कहना, आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, ढंग से मेरे द्वारा बताया हुआ कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जा रहा है, बैठ रहा है, तो आप इसे सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे प्यारे मित्रों, ये टॉपिक थोड़ा सा लेंदी है लेकिन इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। नंबर सिस्टम का ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप मान सकते हैं। इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 0 लेवल से आपको पढ़ाया जा रहा है। अभी इसमें आपको मैं और एक से एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि अगर इसके किसी संख्या के घात में चाहे जितनी बड़ी घात हो तो उसका हम शेषफल कितने आसानी से, मुश्किल से 10 से 15 सेकंड लगेगा। जैसे मान लीजिए कोई संख्या 4 है, इसके पावर कितना भी लिखा हो और इसे 6 से डिवाइड करना हो, मुश्किल से 10 सेकंड के अंदर आपको पता चल जाएगा कि इसका शेषफल क्या होगा। चलिए ठीक है, इसको हम कल के अपने लेक्चर में कवर करते हैं। आप लोगों से एक बार मेरे मित्रों फिर से कहना है, आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, लेक्चर को सुनिए, फॉलो करिए। आपको कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट के माध्यम से या मेरे नंबर 8601185021 पर व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपना राय दें, अपना क्वेश्चन पुटअप करें, उसका जवाब दूसरे दिन लेक्चर में दे दिया जाएगा आपके नाम सहित। चलिए ठीक है, आज के सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। कल एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।